ऑलराइट, तो इस वीडियो की टॉपिक है दैट इज डिजीजेस ऑफ द नेजल सेप्टम। हमने लास्ट वीडियो में एनाटॉमी डिस्कस की थी, तो वी नो कि नेजल सेप्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज द कॉलमेलर पार्ट, द कॉलमेलर nasal septum. Then there is the membranous part, and then there is the osteocartilaginous, जिसको nasal septum proper भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग डिजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिजीज़ में हमारे पास मेनली 5 हैं, टेक्निकली 4 हैं, लेकिन चलो 5 कर लेते हैं, एक और एक्स्ट्रा भी है। द फर्स्ट डिजीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, लेकिन ठीक है, इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल सेप्टम। ठीक है, अब फ्रैक्चर जो है नेज़ल सेप्टम का, दैट इज़ ऑब्वियसली ड्यू टू दी ट्रॉमा। अब 2 फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं नेज़ल सेप्टम के। ठीक है, एक होता है जार्जा वेव फ्रैक्चर एंड दूसरा होता है शेवेले फ्रैक्चर। ठीक है, जार्जा वेव फ्रैक्चर में ये होता है कि जो ब्लो है वो फ्रॉम दी फ्रंट होता है। ठीक है, तो उसमें जो फ्रैक्चर होता है वो नेज़ल स्पाइन से लेकर जंक्शन ऑफ सेप्टल कार्टिलेज विथ वोमर जहाँ पे होता है वहाँ तक होता है। ठीक है, एंड जो शेवेले फ्रैक्चर होता है वो फ्रॉम बिलो आता है। ठीक है, तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ ट्रॉमा हो तो उसको कहते हैं। एंड देन इसमें जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो नेज़ल स्पाइन से ही शुरू होगी, लेकिन वो जाएगी टुवर्ड्स दी डॉर्सम ऑफ द नोज। सही है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट वगैरह कैसे होगी? तो यूजुअली फ्रैक्चर में हमारे पास फॉर्मेशन होती है नेज़ल सेप्टल हेमाटोमा की। सेप्टल हेमाटोमा आगे भी डिस्कस करेंगे, हमें उसको पहले ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो उसको यूजुअली हम लोग ड्रेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होगी ड्रेनेज ऑफ सेप्टल हेमाटोमा। टेक्निकली सबसे पहली चीज़ होगी डायग्नोसिस, लेकिन ठीक है, डायग्नोस वगैरह कर लिया, डिटेक्शन कर ली, फिर ट्रीटमेंट में सेप्टल हेमाटोमा की ड्रेनेज वगैरह होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स हैं उनकी रिपोजिशनिंग करेंगे। ठीक है, रिपोजिशनिंग की, एंड देन फिर उनको सपोर्ट देंगे विथ म्यूको पेरिकॉन्डियल फ्लैप्स। ठीक है, एंड देन सुचरिंग वगैरह करके, नेजल पैकिंग करके, दैट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर फ्रैक्चर्स ऑफ द नेजल सेप्टम। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है ऑफ द फ्रैक्चर्स? तो फिर डिविएशन हो सकती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नोज। ठीक है, अगर सेप्टल हेमाटोमा है वो ट्रीट नहीं हुआ तो फिर उससे क्या होता है कि कार्टिलेज जो है वो नेक्रोसिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा एसिमेट्री आ सकती है विद इन दी नोज ड्यू टू दी डिविएशन। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ गई ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द सेप्टम। फिर हमारे पास जो सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करना है डिजीज़ में, दैट इज़ दी डिविएटेड नेजल सेप्टम, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ दी नेजल सेप्टम जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब डिविएटेड नेजल सेप्टम होता क्यों है? तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज है ट्रॉमा। अब ये ट्रॉमा कैन बी, यूजुअली ये जो ट्रॉमा होता है ये लेटरल ब्लो की वजह से होता है। ठीक है, तो लेटरली अगर कोई ट्रॉमा लगे तो वो डिविएशन करवाते हैं नेजल सेप्टम की। अब कॉज क्या हो सकता है इस ट्रॉमा का? ये एग्जाम्पल्स क्या हैं इस ट्रॉमा की? स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, लेबर।
ठीक है। तो अगर लेबर के दौरान बच्चे को ट्रॉमा हो गया, आइट्रोजेनिक हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग फाइट। तो ये हो गए इसके कॉजेस, ट्रोमेटिक कॉजेस। उसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं या डेवलपमेंटल एरर भी आ जाता है। इसमें या तो ये कंजेनाइटल हो, तो यूजुअली दैट विल बी द डिफेक्ट ऑफ टेक्टोसेप्टल प्रोसेस। टेक्टोसेप्टल प्रोसेस जो है वो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है ऑफ नेजल सेप्टम, तो उसमें डिफेक्ट हो। या फिर यूजुअली जो होता है उसमें क्या होता है कि मिसमैच होता है बिटवीन दी ग्रोथ ऑफ पैलेट एंड ग्रोथ ऑफ बेस ऑफ स्कल। तो उसमें क्या होगा कि इन दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। यूजुअली आई थिंक बेस ऑफ स्कल ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से बकलिंग हो जाती है ऑफ दी नेजल सेप्टम, तो उसकी डिविएशन कॉज करवा देती है। ये खासकर हमें तब मिलता है, ये सेकेंडरी डेंटिशन या प्राइमरी डेंटिशन इस वक्त हमें ज़्यादा मिल रहा होता है, और ये उनमें बनता है जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं या फिर जिनमें एडिनोइड हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें जो पैलेट होता है वो हाई आर्च्ड हो जाता है, जिस वजह से बकलिंग हो जाती है ऑफ दी नेजल सेप्टम। तो ये डेवलपमेंटल एरर आ गया। उसके अलावा स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है कोई, तो वो सेप्टम को डिविएट करवा सकता है, ठीक है। एंड देन देयर इज रिस्क फैक्टर्स, जैसे हेरिडेटरी फैक्टर हो गया कि अगर फैमिली में किसी एक को है तो दूसरे को होने के भी चांसेस होते हैं। एंड रेशियल फैक्टर्स भी हो गए कि कॉकेशियन में ज़्यादा होता है, जेंडर का भी होगा कि मेल्स में ये ज़्यादा मिलता है हमें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉजेस या फिर इटियोलॉजी ऑफ डिविएटेड नेजल सेप्टम। अब टाइप्स कौन कौन से हैं इसके, तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज दी एंटीरियर डिसलोकेशन। ठीक है, बिलफर्स अगर ये नोज में बनाऊँ, ये ट्राइंगल जो है दिस रिप्रेजेंट्स नोज, और ये बीच में नेजल सेप्टम है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये बेस ऑफ नोज है और ये एपेक्स या फिर जो भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल था। अगर ये ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो मिड लाइन से ऐसे डिविएट हो जाए, तो उसको बोलने की एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर डिसलोकेशन। फिर हमारे पास आता है सी शेप डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली कर्व होता है सी शेप्ड, ठीक है। तो जो ऑब्स्ट्रक्टेड साइड होगी वहाँ से एयर कम गुजरेगी, जो लेस ऑब्स्ट्रक्टेड या नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड होगी वहाँ से एयर ज़्यादा गुजरेगी। तो यहाँ पे टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी भी मिलेगी हमें, तो इंफीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी मिलती है हमें इसमें। ठीक है, फिर है हमारे पास एस शेप्ड। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड ब्लॉक होती हैं, क्योंकि एक ऐसा एक का जाता है, दूसरा ऐसा दूसरे का। तो ये फर्स्ट हाफ लेफ्ट साइड का गया, फिर ये ऐसे एस शेप्ड हो गया, तो फिर दूसरे राइट साइड को भी इसने इन्वॉल्व किया, तो इसमें बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसमें भी होगी। और ये दूसरा वाला जो मैं बताने वाला हूँ दैट इज़ दी सेप्टल थिकनिंग। इसमें क्या होता है कि सेप्टम सेंट्रली होगा, बस ज़्यादा थिकन हो जाएगा। ये भी बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। ये क्यों होता है, या तो ये होगा ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेमेटोमा, यहाँ पे लिखूँ, या फिर ओवर राइडिंग ऑफ सेप्टल फ्रेगमेंट्स, कि पहले फ्रैक्चर हुआ था, फिर सेप्टल फ्रेगमेंट थोड़े अलग हो गए, उसके ऊपर ही अलग से कार्टिलेज और सेप्टम की ग्रोथ होना शुरू हो गई, तो फिर इसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग ऑफ सेप्टल फ्रेगमेंट, जिसकी वजह से सेप्टल ज़्यादा थिक हो जाता है सेप्टम। तो फिर दैट इज़ नोन एज, दैट कॉजेज डीएनएस एज वेल। फाइनली वी हैव स्पर्स। स्पर्स में ये होगा कि रेगुलर है, बस सेप्टम में से एक शार्प प्रोजेक्शन निकलती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्पर्स। ये यूजुअली कहाँ पे मिलता है, जंक्शन ऑफ कार्टिलेज ऑफ बोन।
तो जो सेप्टल कार्टिलेज है और उसका बोन के साथ जो जंक्शन बनेगा वहाँ पर हमें मिलेगा, और इसमें हमें मोस्ट कॉमनली हेडेक भी मिलता है और एपिस्टेक्सिस भी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइप्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डीएनएस इज सबसे पहला मोस्ट कॉमन जो है दैट इज़ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो यूनिलैटरल बायलैटरल दोनों हो सकती हैं, एंड इट कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स। नेजल वेस्टिब्यूल के लेवल पे भी मिल सकती है, थोड़ा पीछे भी मिल सकती है, तो उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फिर वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की जब अलग से वीडियो आएगी तो उसमें मैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल्स का बताऊंगा, वो अलग कहानी है। ठीक है, देन देयर इज़ हेडेक। हेडेक बेसिकली हमारे पास यूजुअली दो वजहें होती हैं। एक जो मेन वजह ये होती है कि प्रेशर हेडेक्स होते हैं, मतलब कि जो सेप्टम है इट प्रेसेस ऑन टू दी लेटरल वॉल ऑफ नोज, तो इस वजह से प्रेशर हेडेक होता है। दूसरा रीज़न यूजुअली साइनसेस के रिदम को डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उस वजह से भी हेडेक हो रहा होता है। देन देयर इज साइनसाइटिस। साइनसाइटिस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि अगेन पुअर वेंटिलेशन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी ऑफ साइनस ऑस्टिया। ठीक है, पैरानेजल साइनसेस के जो ओपनिंग्स हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई अगर, तो वेंटिलेशन, ठीक है, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस ऑस्टिया होती है जिसकी वजह से वेंटिलेशन कम होती है विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, देन वी हैव एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस जो है दो रीजंस हैं इसके। एक तो ये है कि सेप्टल स्पर जो है वो उसको म्यूकोजा जो है उसकी थिन करवा देता है, जिस वजह से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हवा का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रस्ट फॉर्मेशन होती है। क्रस्ट बेसिकली ड्राइड सिक्रीशन वगैरह जो होती हैं उनको कहते हैं, तो फिर वो एडियर हो जाती हैं टू दी नेजल म्यूकोजा, तो जब वो रिमूव होती हैं तो ब्लीडिंग कॉज करवाती हैं। तो ये बहुत जगहों पे मिलेगा इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो क्रस्ट फॉर्मेशन जब मैं बोल दूँ तो इसका मैकेनिज्म सेम ही है। एयर प्रेशर इंक्रीज हुआ, सिक्रीशंस ड्राई आउट हो गई, एडियर हो गई टू द म्यूकोजा, रिमूव हुई तो फिर ब्लीडिंग करवा दी। देन देयर इज एनोस्मिया। जब एयर जो है वो सेप्टम डिविएशन की वजह से नहीं पहुंचेगी टुवर्ड्स द ऑल्फैक्टरी रीजन तो फिर एनोस्मिया होगा। एक्सटर्नल नोज डिफॉर्मिटीज़, क्योंकि सेप्टम जो होता है वो एक्सटर्नल नोज के कार्टिलेजेस से भी रिलेशन रखता है, जॉइंट होता है, तो फिर इसलिए अगर सेप्टम डिफॉर्म्ड है तो नोज डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है क्योंकि साइनसाइटिस वगैरह है वैसे ही, एंड देन उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया का भी चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अगर सिम्टम्स के बेसिस पर होता है। अगर सिम्टम नहीं है तो फिर देयर इज़ नो नीड फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, नो सिम्टम तो नो ट्रीटमेंट नीडेड ऑब्वियसली। उसमें काउंसलिंग वगैरह कर दी एंड दैट्स इनफ। अगर माइनर सिम्टम्स हैं तो फिर हम लोग मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशन में नेज़ल डिकंजेशन होगा एंड एंटीहिस्टामिन होगा। ठीक है, एंड अगर मेजर सिम्टम्स हैं या फिर मेजर इंडिकेशन है फॉर सर्जरी ऑफ डिवेटेड नेजल सेप्टम तो हम कर सकते हैं। वो कौन सी इंडिकेशंस हैं? सबसे पहला रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार साइनसाइटिस हो रहा है, बार बार ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, ऐसा। सेकेंड ऑफ ऑल एक्सटर्नल नोज डिफॉर्मिटी है, उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। थर्ड ऑफ ऑल हमें नेज़ल एंडोस्कोपी करनी है ताकि हम पॉलिप्स को रिमूव करें, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि सेप्टम डिवेटेड है, तो ये भी। या फिर हम इन द सिमिलर नोट हमें ट्रांसफिनोइडल एक्सेस चाहिए फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ट्रांसफिनोइडल एक्सेस चाहिए अगर हमें फॉर दी पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी, लेकिन हम वो कर नहीं सकते क्योंकि सेप्टम डिविएटेड है, तो फिर उसके लिए भी हम लोग डिविएटेड नेजल सेप्टम को पहले करेक्शन करवाएंगे एंड देन फिर उसकी सर्जरी होगी ताकि
अप्रोच या फिर उसका एक्सेस जो है वो सही से मिल सके। अब सर्जरी में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक होता है सेप्टोप्लास्टी, दूसरा होता है एसएमआर। ठीक है, एसएमआर सेप्टोप्लास्टी में इधर डिस्कस इतना खास नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिर इसकी वीडियो प्रॉबेबली मैं लिंक में डाल दूँगा एंड देन आई जस्ट पुट दी पिक्चर, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, डिफरेंसेस मालूम हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो कि प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ इनफ फॉर दी सेप्टोप्लास्टी एंड एसएमआर। बाकी आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे ऑफ दी सर्जरी। तो फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टोप्लास्टी या एसएमआर में हमारे पास जनरल सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो गई या ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग कैन बी ड्यू टू आइदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर या फिर सर्जिकल मिसहैप हो गया। उसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ऑब्वियसली। स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? सेप्टल परफोरेशन हो सकती है, सेप्टल हेमाटोमा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा CSF राइनोरिया हो सकता है अगर एथमॉइड प्लेट को डैमेज कर दिया। रिट्रैक्शन ऑफ कॉलमेला हो सकता है एंड सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है अगर ज़्यादा कार्टिलेज का हिस्सा निकाल दिया। ठीक है, तो दैट इज़ योर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी सेप्टोप्लास्टी या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसएमआर। यूजुअली सैडल नोज डिफॉर्मिटी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं एसएमआर में ज़्यादा होती हैं, सैडल सेप्टोप्लास्टी में कम हो रही होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेप्टल परफोरेशन, दी थर्ड डिजीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेप्टल परफोरेशन मीन्स होल, तो फिर सेप्टम में अगर होल हो जाए तो दैट्स नोन एज सेप्टल परफोरेशन। कॉज क्या हो सकता है इसका? कॉज कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू ट्रॉमा। ट्रॉमा में हमने एसएमआर किया था तो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर हमने कॉटराइजेशन की, एपिस्टेक्सिस की, तो फिर ज़्यादा कॉटराइजेशन हो गई, कार्टिलेज नेक्रोसिस हो गई, तो उस वजह से हो सकता है। उसके अलावा पैथोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास सेप्टल एप्सिस आ गया, सेप्टल हेमाटोमा आ गया। ठीक है, उसके अलावा राइनोलिथ फॉर्मेशन होती है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हो गया। सही है। उसके अलावा ड्रग्स भी कॉज करवा सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड यूज़ हो गए, कोकीन, क्रोमियम। क्रोमियम इज इन ड्रग, इट्स अ केमिकल, लेकिन ठीक है। एंड फाइनली इडियोपैथिक भी होती है सेप्टल परफोरेशन। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज़ विस्लिंग साउंड, अगर कम हो तो ये परफोरेशन इज लेस तो फिर विस्लिंग साउंड होगी, और परफोरेशन ज़्यादा है तो एपिस्टेक्सिस होगी ड्यू टू क्रस्ट फॉर्मेशन। क्रस्ट फॉर्मेशन पहले ही बता चुका हूँ कैसे होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? तो ट्रीटमेंट इज़ सिंपल। अगर स्मॉल है तो फिर हम लोग उसको प्लास्टिक फ्लैप्स, मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली इसकी होगी। ठीक है, एंड अगर ट्रीटमेंट जो वो है परफोरेशन लार्ज है तो हमें बेसिकली क्लोज तो मुश्किल से होता है इसका, फिर हमें इसको क्रस्ट फ्री रखना होता है, तो अल्कलाइन सोल्यूशन वगैरह देना होता है ताकि नोज़ में जो क्रस्ट फॉर्मेशन ना हो। एंड हम लोग क्या दे सकते हैं इसको, सिलिकॉन बटन, तो उसको क्रस्ट फ्री रखने में मदद करता है। अब हमारे बच रहे हैं दो डिजीजेस, वन इज सेप्टल हेमाटोमा एंड अदर वन इज सेप्टल एब्सेस। ठीक है, सेप्टल हेमाटोमा जो होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर पेरियोस्टियम या फिर पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेप्टल हेमाटोमा। अब कॉज इसका क्या हो सकता है? कॉज कैन बी ट्रॉमा या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये दोनों इसके कॉजेज़ हो गए।
क्लिनिकल फीचर क्या होगा, यूजुअली इसमें हमारे पास मिलती है बायलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, यूनिलैटरल भी हो सकती है लेकिन मोस्टली बायलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंटल हेडेक मिलता है, एंड जो स्वेलिंग होती है, जो हेमेटोमा की स्वेलिंग होती है वो स्मूथ होती है, रेड होती है, राउंडिश होती है, ठीक है, फ्लक्चुलेंट होती है। तो ये इसकी एग्जामिनेशन में हमें साइन मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, हेमेटोमा है तो एज ए सेड अगर स्मॉल हेमेटोमा है तो उसको हमें एस्पायरेट करना पड़ेगा। उसकी ड्रेनिंग के लिए हम लोग एस्पायरेट करते हैं विद द नीडल, वाइड बोर नीडल होती है वो यूज़ करते हैं। और अगर लार्ज हेमेटोमा है तो उसको इंसिजन दे के ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। इंसिजन और ड्रेन करने के बाद उसको फिर हम लोग करवाते हैं पैकिंग, ताकि फिर से ब्लड एक्यूमुलेट ना हो, एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ताकि सेप्टल एब्सेस ना हो। क्योंकि हेमेटोमास की टेंडेंसी होती है टू डिग्रेड या फिर टू वर्सन इनटू सेप्टल एब्सेस, which brings us to the next part या फिर next disease, that is the septal abscess, ठीक है। इसका जो कॉज है दैट इज़ आइदर के सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए सेप्टल हेमेटोमा को, या फिर वैसे ही इन्फेक्शन हो जो फैल कर आ जाए इधर, या फिर फरंकिल ऑफ दी नोज या फिर सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तीन इसके कॉजेज़ हो गए। सेप्टल एब्सेस के क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी सिमिलर टू दी सेप्टल हेमेटोमा, बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पेन होगा, हेडेक होगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, एक तो पेन होगा इसमें, उसके अलावा स्वोलन लिम्फ नोड्स मिलेंगे, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स स्वेलन होते हैं। उसके अलावा नेजल सेप्टम खुद स्वेलन होगा, ठीक है। फ्लक्चुएशन पॉजिटिव तो इसमें भी मिलेगा। तो ये इसकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होगा। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, तो ट्रीटमेंट ये है कि इसका जो एब्सेस है उसको उसकी पास हम लोग ड्रेन करेंगे, ठीक है। इंसिजन से यूजुअली ड्रेन की जाती है, एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, यूजुअली 10 डेज तक दी जाती है इसको। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है सेप्टल कार्टिलेज की, जिस वजह से अगेन सेडल नोज डिफॉर्मिटी होगी। सेप्टल परफोरेशन हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो दिस इज ऑल फॉर डिजीजेस ऑफ नेजल सेप्टम।